तू ही तब, तू ही कल तक है, तू ही तो फलक है, तू ही तेरा लक है। एक पल में जियो, वक्त को जाने ना दो, अब दिल में जो आग है, उसे बढ़ जाने दो। तेरी शान की पहचान हो, कुछ ऐसा कर दिखाना तेरा नाम, मेरा ये जमाना तेरा नाम। नमस्कार, मैं आज IIM रोहतक में आने का मुझे अवसर मिला। फ्रेंड्स, और आप जो घर बैठे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सबसे मैं कहना चाहूंगा कि आज ये जो कार्यक्रम है, एक स्पेशल कड़ी इस कार्यक्रम की हमने आज करने का तय किया है। इसका आज जो विषय हमने लिया है, एक प्रकार से बहुत ही गंभीर और बहुत ही मार्मिक विषय हम लोगों के सामने आज हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये विषय जितना गंभीर है, जितना मार्मिक है, उतना ही हमारा समाज उससे अनभिज्ञ है, अनजान है। आज का विषय हम चर्चा करेंगे आज जो हमारे देश में चाइल्ड अब्यूज जिस प्रकार से एक भयंकर भयावह स्थिति करने के लिए आगे बढ़ रहा है, एक बहुत ही एपिडेमिक स्थिति इसमें बढ़ती जा रही है। और क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हम इसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहते। समाज, माता पिता, जो बच्चे जिनको साथ अब्यूज किया जाता है बचपन में, वो इस बात की चर्चा नहीं करना चाहते। और इसी का कारण है कि 2016 में 15,000 केसेस पूरे देश में चाइल्ड अब्यूज के रजिस्टर हुए। उनमें से केवल 4% लोगों को कन्विक्शन हुआ और 6% लोगों को छोड़ दिया गया। 90% केसेस आज भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। और यदि जिस ढंग से, जिस रफ्तार से इनका निवारण हो रहा है, उस ढंग से अलग अलग स्टेट में ये समझिए कि 10 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष लगेंगे जब तक इन 15,000 केसेस का निर्णायक स्थिति तक पहुंच सके। आप समझिए कि कितनी भयावह स्थिति है कि केवल ये और केसेस और दर्ज ना हो, तब ये स्थिति है कि 10 वर्ष से 40 वर्ष लगेंगे इनके केसेस का निवारण करने के लिए। और यदि इतने ही केसेस हर साल दर्ज होते रहें तो पता नहीं क्या इस देश की स्थिति होगी, कहां हम लोग जाएंगे और क्या करेंगे। तो इस भयावह स्थिति को समझने के लिए हम भाग्यशाली हैं कि हमारे बीच में हमारे देश के एक सच्चे सपूत, जिन पर पूरे देश को गर्व है, कैलाश जी सत्यार्थी। और वो इस विषय को अपने कैलाश सत्यार्थी चाइल्ड फाउंडेशन के माध्यम से पूरे देश में इसकी एक मुहिम अभी आने वाले 11 सितंबर से आरंभ कर रहे हैं। कन्याकुमारी से शुरू करके पूरे देश भर में यात्राएं होंगी, पूरे देश में इसकी चर्चा होगी। आज हम उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। तो मैं कैलाश जी को निमंत्रित करूंगा यहां और आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि उनका स्वागत करें। कैलाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप आज यहां आने का आपने कष्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं मैं, जी मीडिया। और जो काम आज आपने हाथ में लिया है, उस पर मैं आपसे आज कुछ चर्चा करना चाहूंगा। तो ये जो विषय है, आपने इस पर काम किया है बहुत। ये
किस प्रकार से, अगर ये इतनी फैली हुई है चीज, तो उसको आप कैसे समझते हैं, कैसे इसका समाधान हो? 10 साल पहले सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की थी यूनिसेफ के साथ और कुछ संस्थाओं के साथ मिलकर, तो बहुत चौंकाने वाली थी कि 53% बच्चे 18 साल की आयु पूरा होने से पहले किसी न किसी प्रकार के यौन उत्पीड़न के, सेक्सुअल अब्यूज के शिकार हो जाते हैं। और बहुत आपने सुना 53% युवा अपने 18 वर्ष की उम्र से पहले ही यौन शिकार हो जाते हैं। कोई ना कोई छेड़खानी, कोई ना कोई इस तरह का स्टायरिंग कुछ हो जाता है। और 20% मामलों में तो गंभीर सेक्सुअल अब्यूज होते हैं, ज्यादा कुछ बड़ी गड़बड़ें होती हैं, बलात्कार भी होते हैं। तो ये बहुत चौंकाने वाली चीज है उस देश के लिए जिसकी संस्कृति पर, जिसकी सभ्यता पर हम गर्व करते हैं, जो दुनिया की सबसे महान और सबसे पुरानी सभ्यता और संस्कृति है, दुनिया का सबसे महान लोकतंत्र है। और दुनिया भर में तरक्की के पीछे जो नौजवान हैं, आप जैसे लोग हैं, उनमें भारतीयों की संख्या सबसे ज्यादा है। नासा से लगा के कोई ऐसी जगह नहीं है अमेरिका में, इंग्लैंड में, जहां नौजवानों ने चमत्कार ना दिखा हो, भारतीय नौजवानों ने। लेकिन एक घटना से मैं इसका चित्रांकन करना चाहता हूं। अभी दिल्ली में कुछ दिनों पहले 6 साल की और 8 साल की 2 लड़कियां शाम को खेल रही थी ऐसे बाहर, बवाना एक जगह है वहां पर। किसी आदमी ने उनको 100 रुपया दिया और कहा कि बेटे चॉकलेट खरीद लाओ थोड़ी दूरी से। चॉकलेट खरीद के लाने लगी वो, लेकिन लौटी नहीं। जब उनके माता पिता काम से लौटे, दिहाड़ी मजदूर थे दोनों बिहार के, तो लड़कियां नहीं मिली। पुलिस में खबर हुई, सब में पड़ताल मची, लड़कियां पूरी रात नहीं मिली। सवेरे लोग जा रहे थे तो वहां नहर के किनारे कुछ लोगों ने देखा कि एक गड्ढे में से कुछ आवाज आ रही है, तो वो दोनों लड़कियां एक दूसरे से चिपट के सिकड़ी हुई पड़ी थी। निकाला लोगों ने तो पता लगा ये वही लड़कियां हैं जो रात से गायब हैं। दोनों का शरीर खून से लथपथ था। मैं और मेरी पत्नी सुमेधा जी, हम लोग और कुछ साथियों के साथ उनके घर गए। अभी अस्पताल से उनकी छुट्टी हो चुकी थी। तो घर क्या था, वो ऐसी झोंपड़ी नुमा थी और वो नीचे जमीन पर पड़ी थी, जो धूल भरी जमीन थी। तो पूरी बात यह हुई कि जिस आदमी ने पकड़ा वो पड़ोसी था। पुलिस ने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की दिन भर, लेकिन किसी तरह वो मामला ज्यादा जोर पकड़ गया क्योंकि बहुत गंभीर उनको घाव थे। दोनों लड़कियां अपने आप पेशाब करने नहीं जा सकती थी, उनके पेट में नली लगी हुई थी। तो बड़ी लड़की कुछ खा रही थी बैठ के, ये भूजा चना वगैरह, तो छोटी लड़की थोड़ी चुलबुली थी। बड़ी इतनी सदमे में थी कि बोलती नहीं थी, एकदम शॉक में रह गई थी। और छोटी को लगा कि बहन से कुछ दोस्त थी, बहन सगी तो नहीं थी, कि छीन लें कुछ। तो वो जब उठी एकदम जोश में आके भूल गई कि उसके साथ पूरा पेट में ये क्या हुआ है कल रात। तो इतनी जोर से वो चीखी कि ऐसा लगता था कि जमीन हिल जाएगी उससे। जी। तो एक तो हमारे पास साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की जगह नहीं है, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन ऐसी हालतें हो रही हैं। एक और लड़की से मैं अभी मिला, 4 साल की लड़की के साथ जब वो स्कूल से लौट रही थी तो उसके वैन के ड्राइवर ने बलात्कार किया। वो जानती भी नहीं कि उसके साथ क्या हुआ। अस्पताल में जब हम बैठ के उससे बातचीत कर रहे थे तो स्कूल के नाम से वो सिहर उठती थी, कांपने लगती थी। तो फिर भी मैंने कहा कि बेटा तुम क्या बनना चाहती हो? जब मैंने पूछा पुलिस वाली बनना चाहती हो, उसने कहा नहीं। मैंने कहा टीचर बनना चाहती हो? तो एकदम घबरा गई स्कूल के नाम पर। तो मैंने पूछा कि ये डॉक्टर नहीं खड़ी हैं, डॉक्टर बनना चाहती हो? बोली हाँ डॉक्टर बनना चाहती है। तो फिर एकदम कान पे हाथ रख के चीखी, डॉक्टर बनने के लिए स्कूल तो नहीं जाना पड़ेगा? बताइए क्या स्थिति उस 4 साल की बच्ची की, कितनी भयावह स्थिति थी या हो सकती है। आप घर बैठे हुए आदमियों को कभी अंदाजा भी हो सकता है ऐसा, भगवान ना करे किसी के साथ हो। मुझे तो ये पता है कि मुझे जब ऐसी खबर अखबार में भी पढ़ने को दिखती है तो मैं पेज को हटा लेता हूं, क्योंकि मैं पढ़ नहीं सकता। मेरे ख्याल से आप में से बहुत लोग होंगे जो पढ़ नहीं सकेंगे।
या सुन नहीं सकेंगे। जिस लड़की के साथ ये हो जाए उसको लोग कहते हैं कि कलंक लग गया, इसकी इज्जत लूट गई, शादी नहीं करता कोई उससे। परिवार को कहा जाता है अरे ये उसी लड़की का परिवार है जिसके साथ किसी ने मुंह काला किया था। उस घर को इस तरह चिन्हित किया जाता है। मेरा प्रश्न ये है कि सर ये समाज में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन जो इनकी रिपोर्टिंग है, अगर कोई पीड़ित इनको रिपोर्ट करने के लिए कहीं जाता भी है, मान लीजिए जो हमारे सरकारी संस्थान है जो उनको रिपोर्ट करने के लिए बने हुए हैं, वहां पे रिपोर्टिंग नहीं होती, तो उस समय क्या मैकेनिज्म अपनाना चाहिए जिससे ये रिपोर्टिंग हो और ऑन द टाइम हो, सो दैट कि जो लोग इसके एक्यूज हैं जिन्होंने ये घटिया काम किया है उनको तुरंत सजा मिल सके। जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। जी, आप देखें कि लगभग हर 2 में से एक बच्चे के साथ ये घटना घट चुकी होती किसी न किसी रूप में, लेकिन डर की वजह से, लोक लाज, मान मर्यादा, परिवार की इज्जत वगैरह की वजह से लोग बताते नहीं हैं। अब हम जब कई पिताओं से मिलते हैं तो बस भाई पिता लोग कहते हैं, माएं कहती हैं इसको दबा दो, छुपा दो, छुपा दो, दबा दो, क्योंकि एक सामाजिक कलंक के रूप में, कलंक के रूप में। तो कितना हमारे मन में एक पाप है या बीमारी है। जिस लड़की के साथ ये हो जाए उसको लोग कहते हैं कि कलंक लग गया, इसकी इज्जत लूट गई, शादी नहीं करता कोई उससे। परिवार को कहा जाता अरे ये उसी लड़की का परिवार है जिसके साथ किसी ने मुंह काला किया था। उस घर को इस तरह चिन्हित किया जाता है। आप देखें कि जो बलात्कारी हैं, जो व्यभिचारी, दुराचारी हैं, उनकी इज्जत लुटेगी कि उस बच्चे की इज्जत लुटेगी? इज्जत तो उनकी लुटनी चाहिए, समाज को तो उनका बहिष्कार करना चाहिए, न कि पीड़िता को हम ये महसूस करने लगे कि उसकी इज्जत लुटी है। तो ये जो मान मर्यादा का कवच ये झूठा हम लोगों ने ओढ़ रखा है, इसको निकालना पड़ेगा, तब जाके रिपोर्टिंग ज्यादा होगी, डर से मुक्ति मिलेगी। अब अभी आपने कहा कि केवल 4% मामलों में सजा हुई, तो अगर सजा नहीं होगी, 30-30, 40-40 साल तक केस पेंडिंग पड़े रहेंगे, तो फिर माँ बाप भी डर जाते हैं कि देखो हमारे पड़ोसी के साथ तो ये हुआ था और कोई कुछ नहीं हुआ, तो फिर रिपोर्ट नहीं करते लोग डर के मारे। यादव जी, ये है जैसा कैलाश जी ने कहा कि भारत सरकार ने कानून बड़ा अच्छा बनाया है, पोक्सो करके कानून है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंसेस। उसके अंदर बड़ा अच्छा कानून है, लेकिन हम क्योंकि अपने कलंक से डरते हुए हम जाते ही नहीं, तो रिपोर्टिंग होती नहीं है, रिकॉर्ड होती नहीं है। मेरा सवाल है कि कई केसेस में होते हैं कि ऐसे केसेस बाहर वालों की वजह से होते हैं, बट कई ऐसे केसेस होते हैं जिसमें फैमिली के आइदर पापा और भाई वजह होते हैं, तो उस केस में ना फैमिली का सपोर्ट होता है ना सोसाइटी का। उस केस में फिर काउंसलिंग कैसे करनी चाहिए और क्या होना चाहिए? मतलब कोई संभालने वाला नहीं है, कोई समझने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। बहुत ही अच्छी बात कही कैलाश जी, बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात कही है। और मेरी समझ में 70 से 80% ये आंकड़े किसी के पास हैं नहीं, चाइल्ड अब्यूज जो होता है विद इन फैमिली होता है, या बहुत घनिष्ठ जान पहचान के लोगों के साथ। तो इसमें मैं तो ये कहूंगा कि अगर लड़की अगर समर्थ है, उसको समझ है, तो अपने माँ को किसी न किसी को परिवार में देखिए, आप किसी न किसी को जरूर कहिए। उसको छुपाएंगे तो ये और बढ़ता चला जाएगा। मैं बाकी लोगों से भी ये कहता हूं कि बच्चों के साथ दोस्ती का रिश्ता बनाना चाहिए और बच्चों को भी अपने माता पिता के साथ हिम्मत के साथ दोस्ती का रिश्ता बनाना चाहिए। घर का कोई एक सदस्य ऐसा हो जिसके साथ आप खुलकर बात कर सकें, और एक सदस्य ऐसा जरूर हो कि जो आपसे खुलकर बात कर सके। अभी देखें कि मुंबई की घटना, आईएएस ऑफिसर दोनों पढ़े लिखे लोग, काफी समृद्ध, उनके बच्चे ने आत्महत्या कर ली। तो पता लगा कि आत्महत्या का कारण ये था कि कोई जान पहचान के लोग ही होंगे, उसके साथ लगातार सेक्सुअल अब्यूज कर रहे थे, रेप कर रहे थे। बच्चे का, लड़के का, 13 साल के लड़के ने जहर खा लिया, क्योंकि शायद माँ बाप के साथ उसका रिश्ता ऐसा नहीं था कि वो बता सके। तो कितनी गंभीर बात है। और इससे ये भी पता लगता है, आप लोग ये भी समझ लो कि लड़कियों के साथ ही ये नहीं हो रहा है, लड़कों के साथ भी हो रहा है, कोई ना कोई कर रहा है, रिश्तेदार, जान पहचान के लोग। तो अभी बहुत कई बार
कहते हुए भी शर्म आती है। दिल्ली में एक घटना घटी जिसमें जब वो बलात्कारी पकड़ा गया तो पिता था उस बच्ची का, और वो रो रो के कहती थी, उसने पुलिस में बयान दर्ज कराया कि एक दिन मैंने हाथ जोड़कर कहा कि पिताजी आज मुझे माफ कर दो, आज छोड़ दो मुझे, क्योंकि मेरा पूरा शरीर टूटा पड़ा है। तो तब भी वो पिता नहीं माना, तो उस लड़की ने गुस्से में आके फिर लोगों से कहना शुरू किया। लेकिन ये तो इंतहा है। इससे पहले ही अगर छोटी सी भी घटना घटे तो हमें हिम्मत करके जरूर बतानी चाहिए किसी न किसी को, और इसके लिए बड़े अभियान की जरूरत है। आप जो घर बैठे इस बात को, कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो आप समझिए कि आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को अपना दोस्त बनाइए, उनको केवल अपने हाल पर मत छोड़िए। जरूर आवश्यक है काम करना, कमाना, बड़े बनना, लेकिन अगर अपने बच्चों के साथ आप दोस्त नहीं बनेंगे या बच्चे भी आपके साथ दोस्त नहीं बनेंगे, उनको हिम्मत नहीं देंगे, तो वो उनके साथ कहीं बाहर भी गलत हुआ, घर में हुआ, वो आपसे कभी नहीं कहेंगे, और वो फिर अपना या आत्महत्या करेंगे या फिर वो किसी न किसी नशे के शिकार होंगे और आपका परिवार टूटेगा। बंद है, इसको कोई पता ही नहीं चला। तो बच्चे के मैंने कोई सामने वाले था किराएदार, तो बच्चे का होश आया तो उसको दरवाजे के ठकठकाने की आवाज लगाया, तो वो हमारे बीवी को बोला इसमें बच्चे की आवाज आ रही है। आज हम आपको एक ऐसे पिता से मिलाना चाहते हैं जिस पिता के बेटी को निर्भया केस के होने के लगभग 1 साल बाद इनकी बेटी के साथ भी ऐसा दुष्कर्म किया गया, 5 साल की बच्ची के साथ, और वो अभी आज लड़ रहा है। कैलाश जी उनकी मदद कर रहे हैं। हम थोड़ा सा उनसे चर्चा करेंगे। आप आइए स्टेज पर, आपका स्वागत है। पहले गांधीनगर जमुनापाल में मैं बेलदारी के काम करता था, और जब मैंने काम करने के मैं साइट पे चले गए थे दूसरी जगह, और हमारे बच्चे और बीबी, वहाँ हमारे एरिया के बहुत सारा आदमी है, कम से कम हमारे गांव के 300-400 आदमी हुआ। तो मैंने काम करने चले गए, मैं 13 तारीख के गए, और 15 तारीख को हमारे फोन गए घर से। हमारे एक रिश्तेदार में भाई थे, उन्हें फोन किया कि आपकी लड़की गुम हो गया, कि मिल न रहा है। तो हमारे भाई और हमारे बीबी थाना में रिपोर्ट लिखाने गया, तो रिपोर्ट नहीं लिखे उन्हें, बोलता कि खोजो अपने आप मिल जाएगी। फिर मैंने रात को गया, हमारे भाई वही जो रिश्तेदार भाई था और बीबी भी गए, 12 बजे रात तक बैठ के रहा। फिर बोला कि जाओ खोजो अपने आप मिल जाएंगे। फिर कल होके फिर गया तो बोला एक फोटो छोटा साइज लेकर आना। एक मोबाइल में फोटो खींच के रखा था हमारे भाई, वो फोटो से फिर निकाला, फिर ले तो बोला कि 12 साइज फोटो लेकर आओ। जब तक बच्चे भी बेहालत हो गए, हम लोग का पता भी नहीं चले कहाँ है। फिर 17 तारीख को सुबह जिस मकान में मैंने रह रहा था, उसी मकान में बेसमेंट के नीचे एक जीना सा रूम था, पहले मैं भी उसी में रह रहा था। तो गर्मी के लिए मैंने खाली कर दिया, पहले सिंगल था इसलिए मैंने, बच्चे आ गए तो मैं खाली कर दिया। वो बच्चे के अंदर रूम के अंदर ताला मारा था, पता ही नहीं चला था कि इसके अंदर बंद है, इसको कोई पता ही नहीं चला। तो बच्चे के मैंने कोई सामने वाले था किराएदार, तो बच्चे का होश आया तो उसको दरवाजे के ठकठकाने की आवाज लगाया, तो वो हमारे बीवी को बोलने आया इसमें बच्चे की आवाज आ रही है, दरवाजा अंदर से कौन ठका रहा है, दरवाजे हिला। तो आपको वो बच्ची उस बेसमेंट में मिली जी, और पता लगा कि आपके पड़ोसी ने ही उसके साथ कुकर्म किया था। जी, हमारे उसे जान पहचान भी नहीं थे, वो भी किराएदार था, हम भी किराएदार था। तो अब आज क्या स्थिति है? आप कितना समय हो गया इस घटना को ये घटे? 2013 की हमारे घटना है। आज तक देखो एक आरोपी डुमा करकट डुमा कोर्ट से नाबालिग समझ के उसको बाहर निकाल दिए हैं। उस लड़के को नाबालिग समझ के बाहर निकाल दिया? हाँ, जो लड़का है वो मगर नाबालिग में है नहीं। उसने गलत से बता दिया कि मैं नाबालिग हूँ। हाँ, उसमें मैं देखा, हमारे भाई ने मोबाइल में फोटो खींच रखा है, उसको स्टैंड पेपर लगा के बिहार सुबह के, अभी ने 2 महीने अभी पहले हमें पता चला, तो मैंने इसके अपील किया, एप्लीकेशन लिखे हाई कोर्ट में, डीसीपी को से
अपील किए। अब ये बताइए, आपको 3 वर्ष हो गए, 4 वर्ष हो गए इतना सहते हुए, आप फिर भी इस लड़ाई को लड़ने में लगे हैं, आपकी हिम्मत टूटी नहीं? मैं हिम्मत तोड़ हार जाएंगे हाँ। तो हम और समाज भी हमारे साथ और हार जाएंगे। अगर हम आगे चलेंगे तो हमारे समाज भी आगे चलेंगे। इसके लिए जहाँ तक हमें जाना पड़ेगा जाएंगे और लड़के हम अपनी इंसाफ लेंगे। चलिए, आपको भगवान जरूर आपकी बच्ची को इंसाफ मिलेगा। कैलाश जी आपके साथ हैं, आज से हम लोग भी आपके साथ हो गए। आज इस कार्यक्रम को देखने वाले लाखों करोड़ों लोग भी आपके साथ हैं। आप हिम्मत रखिए और आगे बढ़िए, हम जरूर आपकी मदद करेंगे। आप कुछ और कहना चाहेंगे जो लोग उस कैमरा में घर में जो बैठे देख रहे हैं इस कार्यक्रम को? मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे लड़की हो और किसी की लड़की हो, अपनी लड़की समझकर, बहन समझ को, माता समझ को कहीं भी देखे तो उसको सहारा करे। नहीं सहारा, एक दूसरे से सहारा लेके हिम्मत बांध के आगे बढ़े, आगे की लड़ाई लड़ते रहे। कोई एक प्रश्न उससे? मेरा प्रश्न है कि इस वैश्य मानसिकता को कैसे रोका जा सकता है? क्या कारण है? देश में भी इतना विकास हुआ है तो क्या सालों के बीतने के साथ ये बढ़ता जा रहा है, तो आखिर क्यों, और इसको कैसे रोका जा सकता है? इसके लिए डाटा तो हैं, लेकिन कुछ कमियां हैं। कानून का पालन इसलिए नहीं हो पाता ठीक ढंग से कि इसी कानून में जो बातें सुझाई गई हैं उसके अंतर्गत चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट हर जगह होना चाहिए। हर जिले में, हर जिले में डेडिकेटेड, हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से लगातार कि कम से कम एक स्पेशलाइज्ड एक्सक्लूसिव डेडिकेटेड जज हो कम से कम, अन्यथा एक छोटा सा कोर्ट हो जो बच्चों के ऊपर हिंसा, अत्याचार जितने भी हो रहे हैं उन मामलों को निवारण करे, उनका डिस्पोजल करे। स्पीडी ट्रायल हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए टाइम बाउंड मैनर में हो, जल्दी से न्याय मिल सके। तो ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए बहुत जरूरी है। फिर विटनेस का, जो गवाह हैं और जो खुद पीड़ित हैं, उनका प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। तो इसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर सबको तैयार करना, देश को तैयार करना पड़ेगा। लेकिन इस सब की संभावना तब बनती है जब देश के लोग उठ के खड़े होंगे। आज पहली बार एक बड़े मंच पर आदरणीय सुभाष भाई और हम ये घोषणा कर रहे हैं और आप लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि एक युद्ध की जरूरत है इसके खिलाफ, इस महामारी के खिलाफ एक महायुद्ध की जरूरत है, एक महायज्ञ की जरूरत है जिसमें सब लोग आहुति डालें। और इसीलिए 11 सितंबर से मैं कई संगठनों के साथ मिलकर कन्याकुमारी से दिल्ली तक की एक यात्रा कर रहा हूं इस बुराई, इस महामारी के खिलाफ। और उसमें तमाम लोग शामिल हैं, धर्मगुरु शामिल हैं, राजनेता शामिल हैं, प्रधानमंत्री जी का समर्थन है, राष्ट्रपति जी शामिल हैं, तमाम सारे लोग, कई मुख्यमंत्री और हमारे जो सहयोगी हैं, नौजवानों से मैं अपील कर रहा हूं। एक बहुत बड़े जन आंदोलन बनाने की जरूरत है और आप जो सामने बैठे हैं इसके लिए तैयार नहीं होते थे, क्योंकि बच्चे सब हमारे बच्चे हैं। एक बाप आपके सामने कह रहा है दूसरे की बेटी को भी अपनी बेटी और अपनी बहन की तरह समझो। ये हिम्मत करके इस भारत यात्रा पर निकल रहा है। आप इसके लिए तैयार हैं? और जोर से बोलिए। अगर तैयार हैं तो अपना हाथ ऊपर कीजिए, हाथ ऊपर कीजिए। दोनों हाथ ऊपर कर सकते हैं ना आप, एक से ही थोड़ी काम चलेगा। मैं और सुभाष जी भी अपने हाथ ऊपर कर रहे हैं। तुम भी तैयार हो? मैं तैयार हूं साहब। देखो, एक पिता की गुहार, हम लोगों का आपसे निवेदन, सब तैयार हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपके साथ हैं बेटा। मैडम ने प्रश्न पूछा कि ये क्यों है हमारे समाज में, इतना हम आगे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, सब हो रहा है, फिर ये क्यों है तकलीफ समाज में? इसीलिए है क्योंकि हम इस बारे में चर्चा नहीं करना चाहते, बात नहीं करना चाहते। वहां अमेरिका में एक बड़ी ब्लैक महिला 35 वर्ष की होंगी, बड़ी सुंदर, उनका करीब 90 किलो के करीब वजन था। वो प्रोड्यूसर और कुदरती मैं वहां गया हुआ था, हमने उससे पूछा कि भाई
आपके साथ ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से आपका वजन इतना बढ़ गया? बोले नहीं, कुछ कहे नहीं। प्रोड्यूसर ने कहा कि आपके साथ जरूर कुछ ना कुछ ऐसी चीज है, जिंदगी में कुछ ना कुछ घटना ऐसी घटी है आपके साथ जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं मन में कुछ ऐसा है जिससे आपको भूख ज्यादा लगती है, आपको खाने का मन ज्यादा करता है, कुछ चीज को छुपाने के लिए आप उसके पीछे खाने के पीछे भागती हैं। उसने कहा नहीं नहीं मेरा कुछ नहीं है। तो प्रोड्यूसर ने कहा कि अगर आप बताना नहीं चाहती तो हम आपका इलाज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते इलाज? क्योंकि मेडिकल साइंस के अनुसार आप कितना भी आप किसी को केवल पानी पर रख लीजिए, पानी और नींबू और ऐसा कुछ दे दीजिए पूरा दिन और 7 दिन दीजिए और 30 दिन दे दीजिए, तो भी उसका वजन एक हफ्ते में 4 किलो से 3-4 किलो से ज्यादा कम नहीं हो सकता। लेकिन उसका वजन हमको करना 40 दिन के अंदर 40 किलो वजन कम करना, तो एक चैलेंज है। अगले दिन वो रोती हुई आई वापस कि मैं शो में पार्टिसिपेट करूंगी। तो हमने पूछा क्या? तो उसने कहा कि मैं जब 12 साल की थी, 12 साल से 14 साल की उम्र तक मुझे मेरा एक पड़ोस में आदमी सेक्सुअल अब्यूज करता रहा और ये बात, मेरी शादी हो गई बाद में, मैंने ये बात अपने पति से नहीं बताई। मेरे 2 बच्चे हैं, पति मेरा बड़ा प्यार करता है मेरे से और बहुत उसने भावुकता वाली बातें कही वहां। और आप लोगों ने क्योंकि इंसिस्ट किया, आप लोगों ने जिद किया कि मैं बताऊं, तो उससे पहले मैंने कल रात को अपने पति से कहा पहली बार कि मेरे साथ बचपन में ऐसा हुआ था, मैं आप तक छुपाती रही। तो वो कहने लगी कि मेरे पति ने मुझे गले लगाया और ये कहा कि मेरे साथ भी बचपन में चाइल्ड अब्यूज हुआ है। देखिए इसी हालात में ये 40 दिन के अंदर अंदर उसने 40 किलो वजन भी लूज किया और बहुत आगे बढ़े। उसको छुपाना चाहते हैं, पूरी जिंदगी पीछा नहीं छोड़ती है, लड़के को या लड़की को परेशान करती है, जिसके कारण से आगे आके और बहुत सी तकलीफें उस बच्चे या बच्ची को सहन करनी पड़ती है जिंदगी भर। ब्रिटिश टाइम में हमारा एजुकेशन सिस्टम जो पुराना था वो उसको तहस नहस कर दिया गया और वो सिस्टम में और आज के सिस्टम में अगर एक लाइन में कहूं तो अंतर इतना ही था कि उस समय में टीचर, माता पिता बच्चे का टैलेंट देखते थे कि उसका रुचि रुझान किस प्रकार है, किस जगह है। आज इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे बीच में एक लड़का भी है जिसके साथ जब वो 5 वर्ष का था इसको बगलरा के उसका एक चचेरा भाई गांव से भगा के ले आया। आज उससे पूछते हैं कि उसकी क्या मन में स्थिति है और कैसे वो आगे जिंदगी बिता रहा है। हालांकि आज वो कैलाश जी के बाल आश्रम में रह रहा है तो हिम्मत इन्होंने दी है, लेकिन फिर भी हम इस बच्चे से बात करेंगे। आइए। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैं ऐसे पहले घूमता रहता था घर में और मेरे भाई मुझे यानी कि वहाँ से लेके आया यानी कि दिल्ली में, और मैं दिल्ली में काम करता था यानी कि जड़ी का, और मुझे वहाँ पे मारता था, पीटता था और गाली भी देता था। तो मैं बहुत परेशान हो गया था। उसके बाद वहीं पे मैं 2 साल काम किया और मुझे बचपन बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता मुझे छुड़ाए वहाँ से। फिर मैं बाल मुक्ति आश्रम आया। मुक्ति आश्रम आने के बाद वहाँ पे मैं 1 महीना 10 दिन रहा। फिर मैं वहाँ से मम्मी पापा मेरे को लेके गए। फिर मैं बाल आश्रम आया मम्मी पापा की सलाह से। मैं बाल आश्रम में 6ठी कक्षा में पढ़ाई करता हूँ। तो देखिए ये एक अलग तरह की अब्यूज है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग। उसको बच्चे को वहां से उठा के ले आए, ना ही उससे सेक्सुअल अब्यूज किया बट साथ साथ उससे मजदूरी काम भी करवाते हैं। कि उस समय क्या आपको शारीरिक आपके साथ वो भी किया प्रताड़न? मेरे को यानी
यानी कि कभी कभी यानी कि मारता था ना, तो कभी यानी कि। चलिए ठीक है, आप नहीं बता सकेंगे। चलिए देखिए, हमारे देश में सरकार के आंकड़ों के हिसाब से हर 8 मिनट में एक बच्चा गायब हो जाता है। एनसीआरबी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, और कोई ना कोई चुरा के बहला फुसला के कहीं ना कहीं ले जाता है, क्योंकि हवा में तो वो गायब होते नहीं है। गुलामी कराने के लिए, वेश्यावृत्ति कराने के लिए, शादियां कराने के लिए छोटे बच्चों की। हमारे यहाँ हरियाणा में से हमने कई ऐसे बच्चों को छुड़ाया जिनको वहां से लाके असम से और यहां शादी कर दी, छोटी बच्ची की, 15-16 साल की बच्ची। तो ये बहुत गंभीर समस्या है, और दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश में ट्रैफिकिंग जो है, दुर्व्यापार, उसके खिलाफ कोई कानून नहीं है अलग से। एक पुराना कानून है जो चला आ रहा है, जिसको इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट कहते हैं। तो वो सिर्फ जबरदस्ती वेश्यावृत्ति कराने में किसी को धक जाए तो इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट लगता है, लेकिन इन जैसे मामलों में वो नहीं लगता। ऐसे बहुत सारे मामले हैं, लाखों मामले हैं देश के अंदर। चलिए बैठिए, धन्यवाद। तो 15 अक्टूबर को कैलाश जी की जो भारत यात्रा है वो रोहतक से ही गुजरेगी, और 16 को दिल्ली में समापन होगा। आप में से कुछ लोग चाहेंगे तो यहां से दिल्ली तक जाइए उस यात्रा में। सर, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि सर, क्या आपको लगता है कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कुछ कमी है, कि हमारे यहाँ सोशल एजुकेशन पे बिल्कुल इतना फोकस नहीं दिया जाता? और दूसरा सर सवाल ये है कि आप दोनों ने आपके जीवन में बहुत कुछ अचीव किया है, आपको कभी ना कभी थ्रेट्स आए होंगे या कुछ लगा होगा कि कोई फोर्स कर रहा है कि रिपोर्ट ना करिए या कुछ भी, उसके प्रति आपने कैसे कंटिन्यू किया आपके कैंपेन्स को? मुझे जितनी जानकारी है कि ब्रिटिश टाइम में हमारा एजुकेशन सिस्टम जो पुराना था वो उसको तहस नहस कर दिया गया, और वो सिस्टम में और आज के सिस्टम में अगर एक लाइन में कहूं तो अंतर इतना ही था कि उस समय में टीचर, माता पिता बच्चे का टैलेंट देखते थे कि उसका रुचि रुझान किस प्रकार है, किस जगह है, उसी प्रकार की शिक्षा उसको दी जाती थी। यानी एजुकेशन वाज इंडिविजुअलिस्टिक एजुकेशन, नॉट यूनिवर्सल। टुडे वी आर यूनिवर्सल, एंड यूनिवर्सल कैन टेक केयर ऑफ यू द इंडिविजुअल। सो दैट इज द वीकनेस, अदरवाइज तो बहुत सी चीजें इसमें कर सकते हैं। तो एक तो ये बात है। जहां तक दूसरा प्रश्न आपका रहा कि मुझे भी बहुत बार थ्रेट भी आई हैं, बहुत बार सफर भी करना पड़ा है। उनके किसी चीज को न्यूज में ना दिखाने के लिए भी प्रश्न आते थे, और कई बार दिखाने के लिए भी आते हैं। तो वो तो फेस करना पड़ता है और आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। 2-3 कई बार रेड्स भी हुई सरकार के खिलाफ। अगर आप कुछ करेंगे तो सरकार ने रेड करवाया, 2 बार रेड करवाया मेरे पिछले समय में, लेकिन बर्दाश्त करना पड़ता है। आपको कुछ न कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। बहुत बढ़िया। देखिए, शिक्षा में तो बहुत सुधारों की जरूरत है। हमारे बच्चे कुछ सामाजिक मूल्य, कुछ सामाजिक दायित्व भी शिक्षा के माध्यम से सीखें, राष्ट्रीयता की भावना शिक्षा के माध्यम से सीखें, एक दूसरे के साथ जो रिश्ते हैं जिसको हम सिटीजनशिप कहते हैं, ग्लोबल सिटीजनशिप सीखें। ये सब चीजें शिक्षा की चीजें हैं जिसके लिए ये सरकार भी प्रयास कर रही है और हम लोग भी लगातार प्रयास और मांग कर रहे हैं। बच्चों को अपने अधिकारों की जानकारी भी मिले कि वो अपने कैसे सुरक्षा कर सकते हैं। बच्चे और शिक्षक के रिश्ते भी कम से कम ऐसे हों जहां कहीं कोई गड़बड़ होती है तो शिक्षक के साथ बच्चा कह सके। दूसरे सवाल के जवाब में मैं, आप में से कुछ लोग शायद नहीं थे होंगे, मैं भले ही पढ़ाई लिखाई से इंजीनियर था, इंजीनियरिंग पढ़ाई करी मैंने और जॉब भी किया 1.5-2 साल, लेकिन मैं एक साधारण पुलिस के सिपाही का बेटा हूं और मेरी मां को अपने गहने बेच के मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करानी पड़ी। विधवा थी वो, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, लेकिन मेरे मन में कहीं गहरा संकल्प था कि इस देश में जो बच्चे कहीं पर मजदूरी कर रहे हैं उनमें से बहुत बच्चे गुलाम हैं, मां बाप से अलग हटा के भी उनसे काम लिया जाता है। तो जब देश में और दुनिया में बाल दास्ता के खिलाफ कोई सोच नहीं था, चेतना नहीं थी, उस वक्त मैंने ये प्रण किया कि मैं
अपना जॉब छोड़कर, अपनी मां को रोता हुआ छोड़कर, तो मैंने अपने संकल्प के आगे और कोई चीज नहीं देखी। तो काफी रिस्की रहा है, खतरे ये सब तो चलते रहे, इस तरह के थ्रेट कॉल्स वगैरह हमेशा होते रहे। लेकिन अगर आप कोई सपना देखते हैं, आप कोई संकल्प लेते हैं और उसके लिए सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, तो ये चीजें नगण्य हैं, बहुत छोटी सी चीज हैं। और आज मैं अकेला नहीं हूं, आप तमाम लोग मेरे साथ हैं। तो बहुत हिम्मत के साथ, 1000 गुनी हिम्मत के साथ मैं इस बाल यौन शोषण के खात्मे के लिए निकला हूं। बहुत धन्यवाद। कैलाश जी, आज आप आए यहाँ, आपने जो कॉल दी, कैलाश जी ने कॉल दी, तो मैं भी इनसे जुड़ा। हम दोनों जुड़ के काम को शुरू कर रहे हैं, और भी लोग जुड़े हैं, हमने अपना मीडिया भी जोड़ा है, आप भी जुड़िए और इसको आगे बढ़ाइए, और तभी ये चीज खत्म हो सकेगी। दूसरे को प्रश्न पूछने की जगह मुझे सोचना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूं या मैं क्या कर सकती हूं। कैलाश जी, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत आभारी हूं। हम इस कार्यक्रम को आज यहीं विराम देते हैं। जल्दी मिलेंगे अपने अगले कार्यक्रम के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। डॉक्टर सुभाष चंद्रा शो मध्ये भाग घेण्यासाठी dsc@zmedia.slgroup.com वर मेल करा किंवा आम्हाला SMS करा। DSC स्पेस आपला प्रश्न आणि पाठवा 57575 वर। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।